नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और इस कार्यक्रम में यानी कि लीगल हेल्पलाइन में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपके शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। और आज हम आपको पर्यावरण कानूनों के विषय में जानकारी देंगे और इनके स्वच्छ पर्यावरण के लिए आपके कानूनी और संवैधानिक हक के बारे में भी आपको बताएंगे। पर्यावरण संबंधी कानून पर्यावरण के संरक्षण और नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने के माहौल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संबंधी कानूनों की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उनको किस प्रकार से लागू किया जाता है। साल 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16,07,000 लोगों की मौत हुई। और इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के कारण देश को 260,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान भी हुआ। और इससे साफ है कि पर्यावरण का जानमाल और अर्थव्यवस्था से कितना गहरा संबंध है। पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन हर आम शहरी का अधिकार है और ये अधिकार संविधान के जरिए दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी इसे मजबूत करते हैं। रतलाम नगर पालिका बनाम वेडीचंद 1980 मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वच्छ वातावरण न मिलने पर मुकदमा दर्ज कराने तक का आदेश दे चुके हैं। सरकार और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई। पर्यावरण संबंधी मसलों पर सुनवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। तो ये थी पर्यावरण से जुड़ी हुई बुनियादी कानूनी जानकारी। और ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता राहुल चौधरी जी। राहुल जी आपको पर्यावरण से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे और आपके हक के बारे में भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका इस कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में। और साथ ही इससे पहले कि आपसे सवालों की शुरुआत की जाए, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको कानूनी सलाह चाहिए, तो आप फोन करके वो कानूनी सलाह ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए फ्लैश हो गए। और 7065013841 8377009636 7065013841 8377009636 दोनों में से किसी भी नंबर को डायल कीजिए। और स्वच्छ पर्यावरण में जीने के आपके क्या अधिकार हैं, क्या संवैधानिक हक हैं, उस बाबत आपको जानकारी यहाँ पे राहुल जी जो कि हमारे खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बाबत वो आपको बताएंगे कि आपके पर्यावरण से संबंधित क्या कुछ अधिकार हैं। राहुल जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो संविधान स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार किस तरह से देता है? संविधान में जिस तरह की बात कही गई है, एक तो हमारा जो ड्यूटी की बात कही गई है, चाहे वो स्टेट की हो या सिटीजन्स की हो, तो सिटीजन्स के ऊपर भी एक तरह की ड्यूटी है और स्टेट के ऊपर भी ड्यूटी है कि हम पर्यावरण को साफ रखें और जितने जानवर हैं और पेड़ हैं उसके तरफ अपना तो ये तो हो गई जो 48A में कहा गया है, जो स्टेट के ऊपर ड्यूटी दी गई है और जो जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल करते हैं। और 51AG में हर नागरिक को ये कहा गया है कि आप इस तरह का स्टेप्स लें। और बाकी हमारा आर्टिकल में एक राइट टू लाइफ अगर कहे तो सेक्शन आपका आर्टिकल 21 में आपको स्वच्छ पर्यावरण डायरेक्शन दिया था, जिसके साथ ये कहा था कि अगर आपके स्वच्छ पर्यावरण की जब अगर बात करें तो ये आपका फंडामेंटल राइट के अंदर है। और ये एमसी नेता के जजमेंट में आया और बातचीत के जजमेंट में आया कि आप स्वच्छ हवा का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अगर इसकी किसी तरह की हानि होती है तो जो भी फंडामेंटल राइट के जो वायलेशन होते हैं, आपके मौलिक अधिकार से जो हानि से जिस तरह की में आप एक्शन लेते हैं, वो अगर आपको पर्यावरण हवा आपको पानी अगर नहीं मिल रहा है, आपको अच्छे जीने का वातावरण नहीं मिला, तो उसके लिए आप वो सारे कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये या तो इसको हरित प्राधिकरण आप कह सकते हैं। ये ऊपर अगर आप कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत पहले एक से 85-86 के आसपास एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसमें बोला था कि उनके पास जो पर्यावरण के मुद्दे आते हैं उसमें बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स रहते हैं, कुछ इम्पैक्ट रहते हैं जो कि उनके लिए समझना बहुत आसान नहीं होता। उस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो इसके लिए उन्होंने कहा था
कि कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल होना चाहिए जिसमें जुडिशियल पर्सन भी हो, जिनको कानून की जानकारी हो, और एक इस तरह के भी लोग हों जिनको साइंस नॉलेज हो, जो पर्यावरण के क्या प्रभाव है उसकी उनकी जानकारी हो, और जिनको साइंटिफिक नॉलेज रहेगा, साइंटिस्ट होंगे या उस तरह के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, तो वो बेहतर इन चीजों को समझ सकेंगे। और ऐसे ट्रिब्यूनल की बात बाद में लॉ कमीशन ने भी इसके ऊपर एक कम्युनिकेशन किया था। तो उसके तहत 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो उसके पहले हमारे पास नेशनल एनवायरमेंट अपील अथॉरिटी थी, जिस एक्ट को रिपील करके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया, और इसमें जितने आप पर्यावरण के मुद्दे हैं उसको आप लेके ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। और इसमें एक और बात कही गई है, जिसमें सिविल इश्यूज, क्योंकि आपका पर्यावरण का मुद्दा अगर आप वाटर एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं तो ये क्रिमिनल मुद्दा भी हो जाता है, जिसमें क्रिमिनल प्रोविजन है। और जिसमें सिविल मुद्दे हैं आपको लेके वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। उसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है, और हमारे पास रीजनल बेंचेस भी हैं जो पुणे में है, कलकत्ता में है, भोपाल में है, और एक चेन्नई में है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, यहाँ पे हमारे एक दर्शक है राहुल, जो कि मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका भी सवाल सुन लेते हैं। राहुल, पूछिए अपना सवाल। सर, हमारे ये इनकी 376 का केस है जी जी मैम, उसमें जमानत नहीं हो रही, 2 बार खारिज हो गई मैम। जमानत नहीं हो पा रही है, केस क्या है? हाँ, क्या केस क्या है? केस तो ये है कि बलात्कार का केस था मैम जी। उसमें क्या हुआ कि 2 बार मंदसौर जिले में पहले 5 साल से बाहर ही थे और सजा हो गई 10 साल की। तो हाई कोर्ट लगाई हमने, तो वहां से 2 बार खारिज हो गई, अभी फिर लगा रखी थी। ठीक है राहुल चौधरी जी, जवाब है आपके पास कोई? मतलब इनका जो इनको जमानत नहीं मिल पा रही है, बलात्कार का केस है। लगाते हैं, हाँ, बेल के लिए अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो अगर वो खारिज हो गया है तो दूसरा एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, अगर कुछ उसमें फर्दर डेवलपमेंट हुई हो आपके केस में। जैसे अगर आपके अरेस्ट के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो कुछ, और उससे पहले उसके बाद आप दोबारा एप्लीकेशन फाइल हो गई तो अगर, और उस समय भी आपका अगर बेल था एप्लीकेशन खारिज हो गया तो फिर से आप लगा सकते हैं। और जैसे अगर एविडेंस नहीं हुआ और आपका बेल अगर खारिज हुआ है तो एविडेंस के बाद लगा सकते हैं, तो हर स्तर पर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ग्राउंड अगर नीचे के कोर्ट से खारिज होता है तो ऊपर आप अपील जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं बेल एप्लीकेशन। बिल्कुल। तो यानी कि दूसरी एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है। अब अपने मसले को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राहुल चौधरी जी, हम पर्यावरण को लेकर बात कर रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं लोगों के, उस बाबत बात कर रहे हैं। क्या किसी भी प्रदूषण की समस्या की शिकायत सिर्फ एनजीटी में की जा सकती है? क्या जनहित याचिका के साथ एनजीटी में जाने का भी विकल्प हो सकता है क्या? देखिए, एनजीटी में हम जा सकते हैं कार्य मुद्दे को लेकर, पहला तो ये कि किसी भी तरह से, जैसे कोई अगर प्रदूषित पानी आपका प्रभाव कर रहा है, कोई इंडस्ट्री, आप जा सकते हैं। आपके यहाँ पे कोई इलीगल माइनिंग हो रही है, अगर दिल्ली में है तो अरावली में, राजस्थान में गैर कानूनी तरीके से माइनिंग, स्टोन क्रशर चल रहा है, उन सब के लिए कानून बना हुआ है। और अगर वो कानून के उल्लंघन में कुछ हो रहा है तो उसको लेके आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। एनजीटी एक्ट में एक और बात कही गई है कि दूसरे कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन नहीं है कोई मतलब आपका अगर पर्यावरण से संबंधित कुछ मुद्दा है जिससे एनजीटी जाया जा सकता है तो आप उसको लेके दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते। पर साथ में इस तरह के वायलेशन जो है वो क्रिमिनल वायलेशन भी हो जाते हैं। जैसे अगर प्रदूषित जल अगर किसी नदी में डाला जा रहा है तो वो वाटर एक्ट का भी वायलेशन है, और उसके अंदर जो प्रावधान है उसको लेके आप कंप्लेंट नीचे के कोर्ट में क्रिमिनल प्रोविजन को लेके कर सकते हैं। और इसमें किसी तरह का ये बैन नहीं है कि आप, क्योंकि ये आपका एक तरफ से मौलिक अधिकार का है और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो 226 में आप रिट पिटीशन भी पब्लिक इंटरेस्ट में हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। पर ज्यादातर केसेस में ये क्या हो रहा है कि अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट सोचती है कि आप एनजीटी में चले जाए, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है जो कि पर्यावरण के मुद्दे को ही देखती है। वहाँ पर आपके जुडिशियल भी है और
एक्सपर्ट मेंबर भी हैं जो इन दोनों चीजों को देखते हैं। तो ठीक है। बेहतर होता है कि आप ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएं अपने मुद्दों को लेकर ठीक है। पर्यावरण। ठीक है। एक बड़ी जनरल जो समस्या है वो देखने को मिलती है, सामान्य समस्या देखने को मिलती है कि कई बार हम देखते हैं कि जो पड़ोसी होते हैं उनका कोई फंक्शन होता है तो आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जो म्यूजिक सिस्टम होता है। तो अगर कोई भी पड़ोसी ध्वनि प्रदूषण करता है तो क्या उस पर कार्रवाई की जा सकती है? ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए, एक तो कानून के अंदर एक डेसिबल लेवल फिक्स किया गया है, रेसिडेंशियल एरिया में कितना होगा और इंडस्ट्रियल एरिया में कितना होगा। अगर आप उससे अधिक जाते हैं तो उसको लेके आप वहाँ पे थाने में भी शिकायत कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर केस की पूरी गाइडलाइंस बने कि जैसे आप अगर किसी घर में फ्लैट में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, पास में शादी की पार्टी चल रही है और वो बहुत तेज लाउड स्पीकर चला रहे हैं या म्यूजिक सिस्टम चला रहे हैं, डीजे चला रहे हैं, और रात के समय का अलग है और दिन के समय का अलग, तो उसको लेके शिकायत करने का भी है कि आप इसको लेके पुलिस थाने में शिकायत कर सकते हैं। पुलिस थाने में जो है पुलिस इंस्पेक्टर आप वो सारा डीजे सिस्टम वगैरह उनके सीट अगर वायलेशन में उसके कर रहे हैं थाने में, तो उनके पास एक डिसेबल रीडिंग का मीटर होना चाहिए जो आके वहाँ पर वो रिकॉर्ड की उनका जो स्तर है जो प्रदूषण का या फिर जो भी वॉल्यूम का लेवल है वो अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको माफ, उसके बाद उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए, उस बाबत कार्रवाई हो सकती क्योंकि है। ये प्रदूषण का मामला बहुत तरीके से होता है। जैसे हमारे पास एक गुड़गांव से लोग आए जहाँ के बगल में एक ऑफिस, वहाँ पे एसी से बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसमें उनको फिर वो लोग भी एनजीटी में आया, एनजीटी ने डायरेक्शन दिया कि आप कौन कौन से कदम उठाएंगे जिससे वो ध्वनि प्रदूषण जो है नॉइज पॉल्यूशन को कम किया जाए। ठीक है। और ये फैक्ट्री एक्ट की धारा 41 ए क्या है और इसके तहत प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है क्या? देखिए, फैक्ट्री एक्ट जो 41 है, क्योंकि पॉल्यूशन के लेके हमारे पास अलग अलग कानून, तो जो फैक्ट्री एक्ट जो 41 ए की बात कर रहे हैं वो जो हजार्डस इंडस्ट्रीज होती है, हजार्डस वेस्ट को जो डील करते हैं उसके लिए वो एक तरह से साइट इंस्पेक्शन है, और साइट इंस्पेक्शन में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग रहते हैं। वो लोग वहां जाके देखते हैं कि ये साइट पे आप इस तरह के इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं और उसके प्रभाव को आकलन करते हैं, क्योंकि जब हजार्डस इंडस्ट्रीज कोई लगेगी तो उसके आसपास कोई आपको देखना पड़ेगा कि इसका कोई आसपास के क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कुछ तरह का वहां से डिस्चार्ज अगर कभी होते हैं तो उसका बगल में कोई वाटर बॉडी नहीं हो उसको प्रभाव करते, कोई नदी नहीं हो जिसको प्रभाव कर सकता है। तो इस तरह से देखते हो साइट इंस्पेक्शन और साइटिंग क्राइटेरिया की गाइडलाइंस होती है उसको कंप्लाई करने के लिए, तो उसके तहत वो एक तरह से कार्रवाई करने का प्रोविजन नहीं है, बट ये है कि कोई यूनिट अगर आपको लगाना है, जो फैक्ट्री अगर लगाना है जो हजार्डस इसमें डील करती है संविधान में, तो उसको लेके एक साइट इंस्पेक्शन करने के लिए और उसके सेटिंग अप से रिलेटेड प्रावधान। ठीक है। और प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं भी होता है। मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक जो जितने भी वाहन के पास अगर पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट कैसे इसे सुनिश्चित करता है, क्या इसकी गाइडलाइंस है? देखिए, पीयूसी का जो आया मेरे ख्याल से, अगर आप बात कर रहे थे पुराने जजमेंट की, अपने REL के जजमेंट की बात की, रूरल लिटिगेशन एक्ट, तो वहां से ये जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू क्लीन एंड फ्रेश एनवायरनमेंट, वहां से ही शुरू हुआ था। उस मामले में अगर माना जाए तो वो लैंडमार्क है। उसके बाद 91 में MC मेहता के जजमेंट में आपके जो राइट टू क्लीन एयर के इशू को कोर्ट ने फिर से रखा था अपने सामने और फिर से बोला था कि ये फंडामेंटल राइट। उस केस में गाड़ियों से निकलने वाले जो प्रदूषण है उसका मामला उन्होंने रखा था, उसमें कमेटी बनाई। उसके बाद से ही ये बहुत सारे आए और इसमें आपके गाड़ियों का हुआ कि आप एक सर्टिफिकेट लेंगे, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, उसके बाद ही आपकी गाड़ी आगे जा सकती है। इसमें एक तो है, पहले बहुत तरह के फाइन का था, पहले फाइन बहुत कम थे, बाद में कोर्ट के डायरेक्शन से इस फाइन को बढ़ा दिया गया था और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे जो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपका
पॉल्यूशन फेल कर जाता है तो आप गाड़ी आगे चला नहीं सकते, कि जिस तरह से अभी का जो सिस्टम है उसमें ऑटो जनरेट आपका होता है पीयूसी सर्टिफिकेट, और उसमें किसी तरह से मैनिपुलेशन की संभावना नहीं रहती है। दूसरा, अभी तक किसी जो अपने वर्धमान कॉफी केस का नाम सुना होगा, तो उसमें वायु प्रदूषण को समस्याओं को किया था, जो कि व्हीकल्स हो रहे हैं, जो कि गाड़ियों के प्रदूषण से हो रहे हैं। और उसमें एक और मुद्दा आया था कि आप ये पीयूसी जो इशू कर रहे हैं उसके नॉन कंप्लायंस के लिए क्या करें। और दूसरा, जो आप पीयूसी सर्टिफिकेट जब देते हैं वो स्टेशनरी व्हीकल को देते हैं, ठीक है, उससे कोई लोड नहीं होता है, उसमें किसी तरह से चल नहीं रहे। तो दूसरा ये मुद्दा आया था कि चलते हुए गाड़ियों का अगर प्रदूषण ज्यादा होता है उसको किस तरह से मापा, उसको किस तो तरह ये से? सारी चीजें अभी भी आनी है। और शायद मोटर व्हीकल एक्ट में भी किसी तरह का अभी संशोधन, जैसे अभी 15 साल से कम गाड़ी को ही अभी दिल्ली के रोड पे चला सकते हैं, और डीजल में, और 10 साल से कम डीजल में, और 15 साल से कम पेट्रोल। तो ये सारा जो प्रदूषण को लेकर मामला आया है, इसमें कुछ तरह से जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में भी अमेंडमेंट की जो वायु प्रदूषण को देखते हुए ये सारी बातें। ठीक है, यानी कि लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ मसले ऐसे भी हैं जहां पे संशोधन होना जरूरी है। ये आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रदूषण करने वालों पर क्या कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, इस बाबत भी कुछ बताइए। देखिए, एक तो हो गया आपका पर्यावरण का कानून, उसमें जो क्रिमिनल प्रोविजन करते हैं। दूसरा आपका जो हो गया ये जो आपने अगर आईपीसी की बात कही है तो उसमें ये है कि एक सिटी का हेड होता है, कोई शहर है उसका एक हेड होता है। आप इसको या तो डीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकते हैं या कोई कर सकते हैं। तो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो कि पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं, लेकिन अगर किसी शहर में कोई किसी तरह का कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे पहले सामने आता है, या फिर कोई और अधिकारी। तो उसके तहत ये है कि आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी है और आपने शिकायत की, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने आप ही खुद से जाके उसके बारे में शिकायत करके उस जो भी किसी तरह का वायलेशन कर रहा है, जो प्रदूषण कर रहा है, तो उसको रोकते हैं, उस किसी तरह का ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके वायलेशन को लेकर कहा गया है, और उसमें फाइन का भी प्रावधान है, और अगर आप फाइन नहीं देते हैं तो जेल का भी प्रावधान है। पर उसमें पावर अधिकारियों को दिया गया है कि आप किसी भी तरह से कुछ अगर काम को आपको रोकना है तो उनके पास ये अधिकार होना है, उनके नहीं पास तो कोई अगर आस-पास में आपके घर के बगल में, जैसे आप बता रहे हैं लॉकडाउन चला रहा है हाउस पे, तो इमीडिएट एक्शन है कोई अधिकारी, वो आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जब तक करेंगे, उनको कंप्लेंट करेंगे, तो तब तक वो अधिकारी आके उनको डायरेक्शन दे सकता है, और डायरेक्शन अगर नहीं मानेंगे तो उसमें जो सजा है वो उनको दिया जाए। बिल्कुल, अधिकारियों के पास ये अधिकार होते हैं। ये सीआरपीसी की धारा 133 के बारे में कुछ बताया, इसमें खासतौर पे अगर पर्यावरण से संबंधित हो, पब्लिक न्यूसेंस या फिर आम आदमी को होने वाली जो समस्या है उसका किस तरीके का वर्णन है, और उसके साथ ही कानूनी कार्रवाई के प्रावधान क्या है? पब्लिक न्यूज जो भी एक ये आपका ध्वनि प्रदूषण है, या आप जल प्रदूषण कर रहे हैं या जल प्रदूषण कर रहे हैं, एक तरह से पब्लिक न्यूसेंस का ये काम, मतलब आप प्रदूषण तो कर रहे हैं लेकिन आम जनता को जिस तरह से प्रदान कर रहे हैं। पब्लिक न्यूसेंस ये आपकी रोड पे चल के किसी ने मारपीट कर ली, या आपने किसी कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ की है, बट इसको भी पब्लिक न्यूसेंस के तहत माना गया है। और इसके तहत अगर आपको काम करना है तो एक आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, और उसमें फिर आगे ये है कि आप इसमें कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन डालिए, और अगर उसके पहले कार्रवाई नहीं हुई है तो उस एप्लीकेशन के तहत कोर्ट इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जल प्रदूषण से संबंधित क्या कानून है? क्या जल प्रदूषण, जल प्रदूषण देखिए, पहला कानून अगर हमारा पर्यावरण का देखें तो जल प्रदूषण का ही कानून है। वो मेरे ख्याल से 1978 तक या 74 तक आ चुका है, और उस कानून के तहत भी जितने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसको लिया गया है, और फिर दूसरे तरह के पॉल्यूशन को है।
जल प्रदूषण के और इसी के अंदर आपका बोर्ड भी बनाया गया है। उस समय जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था कि कानून के अंदर बना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो बनाया गया है वो इसी कानून के तहत बनाया गया है। और जल प्रदूषण अगर आप एक पैरामीटर दिया गया है कि आपका बीओडी लेवल कितना होगा, आपका सीओडी लेवल कितना होगा, आप एक किसी तरह का हेवी मेटल जैसे मर्करी, लेड वगैरह पानी में कितना मिनिमम मात्रा होना चाहिए। अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी यूनिट अगर उससे ज्यादा अगर बाहर से चार्ज कर रही है तो वो एक तरह से वो वायलेशन कर रही है वाटर एक्ट का, और उसके तहत आप उसमें कार्रवाई की जा सकती है। उनके ऊपर आप ग्रीन ट्रिब्यूनल में आके उसके ऊपर आप कंपनसेशन के लिए भी डाल सकते हैं कि उन्होंने जो पर्यावरण को नुकसान किया है। दूसरा, उनके ऊपर बोला जा सकता है कि आप इसको ठीक करने के लिए, इसको सुधारने के लिए जो खर्चा आएगा वो भी उन फैक्ट्री से आप ले सकते हैं। तो कंपनसेशन और इसको एक तरह से कहेंगे रिस्टोरेशन के लिए कि उस जमीन को जो भी प्रदूषित उन्होंने किया उसको फिर से पहले जैसा बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो उनसे लिया गया है। और इसके तहत एक तरह से अगर कहें तो ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह का प्रदूषित पानी जो है किसी भी नाले या फिर किसी नदी में आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उसके ऊपर पूरी तरह से वाटर एक्ट के अंदर रोक लगाई गई। बिल्कुल रोक लगाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल चौधरी जी इस बाबत सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।